दिल्ली में सरेआम फायरिंग की एक घटना से सनसनी मच गई। तमाम सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना को लेकर बरती जा रही सख्ती के बीच करीब 10 बदमाश दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हथियार लहराते हुए आए और तड़ातड़ फायरिंग करने लगे। इस फायरिंग में 2 राहगीरों की मौत हो गई। कार में 4 लोग सवार थे जो निशाने पर थे। इनकी कार को रोका गया और फिर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कार में सवार 3 लोग भाग निकले। फायरिंग के दौरान गोली 2 राहगीरों को लग गई, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने करीब 20 राउंड गोली चलाई, लेकिन पुलिस के मुताबिक सिर्फ 2 राउंड गोली चली। जिन 2 लोगों को गोली लगी है उनमें से एक की पहचान संजय के रूप में हुई है। पुलिस को अंदेशा है कि इस वारदात की वजह आपसी रंजिश है। बदमाश पैदल ही भाग निकले, इसलिए पुलिस को शक है कि वो आसपास के हो सकते हैं, लेकिन हमले की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में कैमरे में कैद हुई एक डकैती। एक फ्लैट में दिन दहाड़े बदमाश खुद को बिजली वाला बताकर दाखिल हुए। बंदूक और चाकू की नोक पर घर वालों को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की और फरार हो गए। लाइव लूट की तस्वीरें डराने वाली हैं। पूरी लूट सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बदमाशों ने बच्चे को गोली मारने की धमकी दी थी। कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ रेडवानी इलाके में हो रही है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी की गई है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। साउथ कश्मीर में 24 घंटे के भीतर ये तीसरा एनकाउंटर है। कल ही साउथ कश्मीर में 4 आतंकी ढेर हो गए थे। इससे पहले भी 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर किए गए थे, जबकि पुलवामा एनकाउंटर में भी लश्कर के 2 आतंकियों का सफाया किया गया था। इसके अलावा हंदवाड़ा में हिजबुल का टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन उर्फ उबैद को मार गिराया गया था। आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम और पुलवामा दोनों ही जगह नाकेबंदी की थी और इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। लेकिन जब आतंकियों ने सरेंडर करने की जगह फायरिंग की तो ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया और आतंकियों का सफाया हो गया। एलओसी के पास आतंकियों की हरकतें तेज हो गई हैं और पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने का मौका ढूंढ रहा है। ऐसी ही एक कोशिश नौशेरा सेक्टर में सेना ने नाकाम कर दी। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। इस आतंकी के पास से हथियारों की भारी खेप पकड़ी गई है। अभी भी एलओसी के पास 35 से 50 आतंकी अपने लॉन्च पैड से घुसपैठ की फिराक में हैं। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में नियंत्रण रेखा से सटे दादल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना को यहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इससे पहले कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया। चंडीगढ़ में एक कारोबारी ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कारोबारी ने 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कारोबारी अरुण गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि बीइंग ह्यूमन कंपनी ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में उनसे 3 करोड़ रुपए की लागत से शोरूम खुलवाया। बाद में उनको सामान नहीं भेजा गया और कंपनी की वेबसाइट भी लंबे समय से बंद पड़ी। उनका कहना है कि कंपनी ने उनकी किसी भी शिकायत पर किसी तरह का जवाब नहीं दिया है। इन्होंने हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की थी कि हम और फ्रेंचाइजी खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन्होंने कोई भी पूरी नहीं की। आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से बॉम्बे में जितने उनके ऑफिस हैं वो सब बंद पड़े हैं। ठीक है, तो कोई हमारे को रेट्स आते हैं, ना कोई सॉफ्टवेयर चल रहा, कुछ नहीं। उनको कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हमने तो सिर्फ सलमान खान की शक्ल को और बीइंग ह्यूमन ब्रांड के हिसाब से हमने ये फ्रेंचाइजी खोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन के खिलाफ दिल्ली विधानसभा समिति की कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें दिल्ली हिंसा मामले के संबंध में जवाब देने के लिए बुलाया गया था। फेसबुक के अधिकारियों को अब विधानसभा समिति के सामने पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की याचिका के संबंध में अपना फैसला सुनाया, जिसमें उनके खिलाफ दिल्ली विधानसभा समिति द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति पूछताछ कर सकती है, लेकिन जांच या मुकदमा नहीं चला सकती। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके घर पहुंची। ये पहला मौका है जब ममता गांगुली के घर पर गई हैं। बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली ने ममता को एक साड़ी भेंट की है।
दोनों के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बात नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कैबिनेट के साथ मीटिंग की। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के बाद ये कैबिनेट की पहली मीटिंग थी। ये मीटिंग वर्चुअली की गई। इसमें सभी 30 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग के तुरंत बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई, जिसमें कई योजनाओं का ऐलान किया गया। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23,000 करोड़ के इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया। केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देंगी। 736 जिलों में पीडियाट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे। 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही नारियल की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए नारियल एक्ट में अहम संशोधन किए गए हैं। इसके तहत नारियल बोर्ड बनाया जाएगा। इसका सीईओ राजनीतिक आदमी नहीं होगा। किसानों के समूह को 2 करोड़ तक के लोन पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। इन प्रोजेक्ट की अधिकतम सीमा 25 हो सकती है और अलग अलग इलाकों में होगी। इन पर 2 करोड़ रुपए अलग अलग लोन दिया जाएगा और ब्याज की छूट होगी। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर से जारी तकरार के बीच मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में काम करने वाली हर कंपनी को भारत के कानून मानने चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने 2 टूक कहा कि आगे भारत में कोई काम करता है तो उसे देश का कानून मानना ही होगा। रेलवे के मसले पर अश्विन ने कहा कि रेलवे की सुरक्षा और आधुनिकीकरण प्राथमिकता होगी। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया, वो मंत्रालय पूरा इसका स्टडी करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्रीय मंत्री बनते ही फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। इस दौरान हैकर ने उनके कांग्रेस के समय के पुराने वीडियो फेसबुक पर अपलोड किए, जिसमें वो मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे। जब सिंधिया की सोशल मीडिया टीम को इस घटना की भनक लगी, तमाम पुराने वीडियो को तुरंत डिलीट किया गया और पेज को फिर रिकवर किया गया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। असम की कैबिनेट ने गौ संरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के आने के बाद असम के बाहर गाय को ले जाने पर रोक लग जाएगी और ऐसा करते पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इसे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। असम विधानसभा का बजट सत्र 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर हिंसा हुई। 75 जिलों में कल ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने, मारपीट होने, अपहरण की कोशिश करने, विरोधी के नामांकन पर्चे को छीनने, पत्रकारों पर हमले की हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। आरोप है कि पुलिस ज्यादातर जगहों पर कार्रवाई कम करती दिखी, मूक दर्शक बनी अधिकतर नजर आई। सीतापुर में तो नामांकन की प्रक्रिया के दौरान बम चले, गोलियां भी चलाई गई। सीतापुर में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्ष के समर्थकों के बीच पहले झड़प होती दिखती है। इसके बाद गोली चलने की आवाज आती है। पुलिस थोड़ा हिम्मत दिखाकर आगे आती है, लेकिन तब तक देशी बम चलने लगती है। नामांकन स्थल के पास ही बम फूटे। फतेहपुर में विरोधी उम्मीदवार के प्रस्तावक को पुलिस के सामने ही खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की गई। पुलिस प्रस्तावक को बचाती है, लेकिन खींचने वाले को ऐसे ही जाने दे देती है। पुलिस के सामने टहलते हुए ये शख्स चला जाता है, जिसकी कमर में पिस्टल लगी हुई दिखती है। लखीमपुर के पलिया ब्लॉक में कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रस्तावक को तो पुलिस की ठीक नाक के नीचे से खींचकर ले जाने की कोशिश हुई। पुलिस इसके बाद लाठी फटकाती है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। लखीमपुर के एक दूसरे विकास खंड में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक महिला के कपड़े तक विरोधी खींचने लगते हैं। इस दौरान जमकर हंगामा होता है। ललितपुर में भी विरोधी दल के उम्मीदवार को नामांकन करने से रोकने की कोशिश की जाती है। इस दौरान जमकर छीना झपटी होती है। झांसी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एसपी और बीजेपी समर्थकों के बीच पत्थर चले। हालत ये हो गई कि ऐसे महिला प्रत्याशी को समर्थक सुरक्षा घेरे में नामांकन भराने के लिए ले जाते दिखे।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में लूट और स्नैचिंग के 20 से ज्यादा मामलों में वांछित एक आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ना चाहा तो आरोपी ने गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी को पुलिस की गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि आरोपी पर स्नैचिंग और लूट के 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं और पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी। यूपी के गाजियाबाद में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला निवाड़ी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी शादी की बात करने लड़की के घर गया था, जहां बात बिगड़ गई और विवाद हो गया। विवाद में युवक ने अवैध तमंचे से गोली चला दी, जो लड़की की भाभी को लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आरोपी फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। रोहित ने अपने तमंचे से एक फायर किया। जो फायर की जो गोली थी वो जाके इसकी युवती की भाभी के लगी जाके पेट पर, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण जब उनको मेडिकल के लिए उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, वहां पर उनको मृत डिक्लेयर किया गया है। इस संबंध में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। बहुत ही जल्द इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। हाथरस में 20 दिन पहले लापता हुए शख्स का कंकाल मिलने से सनसनी मच गई। मामला सासनिक थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 17 जून को 40 साल के शख्स अपने घर से खरीदारी के लिए बाजार गए थे, मगर वो नहीं लौटे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस तलाश में जुटी थी, जिसके बाद खेत में एक शव मिला। पुलिस ने शिनाख्त के लिए घर वालों को बुलाया तो कपड़े से उन्होंने मृतक को पहचान लिया। पुलिस अब जांच कर रही है कि मौत कैसे हुई। पर सूचना प्राप्त होती है कि खेत में एक व्यक्ति का कंकाल पड़ा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। कंकाल को डीएनए परीक्षण व पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया। कंकाल की शिनाख्त शव के कपड़ों के आधार पर दिनेश कुमार के रूप में हुई है, जिनकी गुमशुदगी थाना सासनी में 25 जून 2021 को दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के अलवर में प्रेमी प्रेमिका ने खुदकुशी कर ली। मामला माला खेड़ा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका की शादी हो चुकी थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था, जबकि प्रेमी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने जहर खाया था। दोनों को अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां दोनों को नहीं बचाया जा सका। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कोलकाता एसटीएफ और रघुनाथगंज पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस को एक लॉरी से 4 किलो हेरोइन मिली है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। पुलिस ने लॉरी के 2 ड्राइवर और एक खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। इराक के ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांडर अल बगदादी में हुए आतंकी हमले का जायजा लेने पहुंचे। अमेरिकी सैन्य शिविर के पास रॉकेट हमले में 2 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। इराक सरकार ने ईरानी समर्थित मिलिशिया पर हमले का आरोप लगाया। इराक में इससे पहले भी अमेरिकी सैन्य अधिकारियों पर हो चुके हैं 14 बार रॉकेट हमले। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने संकटग्रस्त ताजिकिस्तान को हर हाल में सुरक्षा देने का दिया भरोसा। अफगानी सैनिक तालिबान के डर से ताजिकिस्तान में ले रहे शरण। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के निशाने पर है अफगानी सेना। लिथुआनिया के चियोली में मिलिट्री जेट के इमरजेंसी टेक ऑफ की वजह से अचानक रोकनी पड़ी स्पेन के राष्ट्रपति और लिथुआनिया के प्रधानमंत्री की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बताया कि एक अर्जेंट मिशन में जुटा था मिलिट्री जेट। जल्द दोबारा होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हांगकांग में लोकतंत्र के हिमायती कार्यकर्ताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर शिकंजा कसने का सिलसिला जारी। 50 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की हुई कोर्ट में पेशी। 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लेने की वजह से हुई थी गिरफ्तारी। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने ओलंपिक खेलों से ठीक पहले किया बड़ा ऐलान। टोक्यो में अगले सोमवार से 22 अगस्त तक लगाई गई इमरजेंसी। ओलंपिक खेलों के दौरान मैदान में दर्शकों को जाने की नहीं होगी अनुमति। सभी ओलंपिक खेलों के खत्म होने तक लगी रहेगी कोरोना इमरजेंसी। पैरा ओलंपिक खेलों में रहेगी छूट। टोक्यो में 896 नए कोरोना केस आने के बाद लिया गया फैसला।